कैसे हो आप सब? नमस्ते सर। सब ठीक है? सर अच्छे हैं, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। सर मैंने पिछली एक लेक्चर जी बोलो। सर मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो ये क्लास में देखूं या नहीं देखूं? देख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये उतना इंटर रिलेटेड नहीं होता है, जहाँ पे इंटर रिलेटेड है मैं बता दूँ, और पुराने वाला मैं कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है सर। अब वो मैंने सुमित सर को भेज दिया था लेक्चर, वो आई थिंक अपलोड कर दिया होगा कल शाम में या फिर सॉरी नहीं किए अभी अपलोड। नहीं किया उन्होंने। ठीक है, मैं एक बार उनसे कंफर्म कर लूंगा कि उन्होंने अपलोड कब किया है या कब करेंगे। ठीक है सर। ठीक है। इसके अलावा किसी को कोई डाउट पिछली क्लासेस से, अभी से, या कुछ किसी को कुछ समझ में ना आया हो या कुछ दोबारा पूछना हो? सर संडे को टेस्ट टाइमिंग क्या है? बाकी किसी का टेस्ट है संडे को? नहीं, आप लोगों की क्लास कब है? सैटरडे है और आज है। संडे को किसी की क्लास नहीं है? नहीं, संडे को कोई क्लास नहीं होती। 9 से 10 रख लें? यस सर। बाकी किसी को 9 से 10 में कोई क्वेरी, कोई डाउट? एनीबडी? 9 से 10 के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे किसी को कोई क्वेरी या किसी को कोई डाउट? नो सर। 9 से 10 टेस्ट रख लें? यस सर। तो आप लोग टेस्ट दोगे कैसे? आप लोग वीडियो तो ऑफ करके रखते हो, बाकी सर क्या करते हैं, वीडियो ऑन करवाते हैं आपसे या फिर सिर्फ आपको क्वेश्चन पेपर ईमेल कर देते हैं या स्क्रीन शेयर पे दे देते हैं? क्वेश्चन पेपर सेंड कर देते ग्रुप में। और उसके बाद आप लोग आंसर्स लिख के उनको आंसर सेंड कर देते हैं? हाँ, पीडीएफ के फॉर्म में हम आपको सेंड कर देंगे। अच्छा, और आप लोग चीटिंग करो तो? नहीं सर, चीटिंग नहीं करते हम। ठीक है। मतलब ऐसे कुछ वो लोग ये ऑनलाइन लिंक लेके नहीं आते जैसे हम लोग अभी जूम पे? सर आपका जैसे मन करे आप वैसे। मन जैसे करे सर। देखो मैं तो नहीं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो ऑन करके फिर दो, मतलब देखो बाकी आपके ऊपर है। इफ यू गाइस विल बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ देन आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर जो भी है 1 घंटे का या 1.5 घंटे का मैं आपको क्वेश्चन पेपर आपके ग्रुप पे भेज दूंगा, एंड उसके बाद आप वहां से कर सकते हो। बट यू गाइस हैव टू बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। ये ना हो कि मैंने अगर आपको कुछ भेजा है तो जस्ट टू नो 4 मार्क्स और समथिंग आप बुक से आंसर देख के लिखे। ठीक है, तो मैं भी यही करता हूँ। चलो मैं आप लोगों को क्वेश्चन पेपर बना के फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप पे भेज दूंगा कि दीज आर द क्वेश्चंस, और टाइमिंग रखते हैं 9 से 10 की, और टेस्ट की टाइमिंग है, और 9 से 10 के बीच में ही आप मेरे को बाय मैक्सिमम 10:05 तक अपने 10:05 या 10:10 तक अपने मेरे को आप जो भी आंसर्स हैं आपके पीडीएफ बना के मुझे आप व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है सर एक क्वेश्चन मतलब करके दिखा दो कि जैसे कि मतलब पता सा चल जाए कि कैसे डील करना है क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन आपको चाहिए? ठीक है, वो भी करवा देंगे। वो मैं आई थिंक मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, आपकी कल किस किस की क्लास है, कल या सैटरडे को? कल सिर्फ अकाउंट्स की है। और सैटरडे? सैटरडे मैथ्स की है। मैथ्स की क्लास का टाइमिंग क्या है? 11:30। 11:30 11:30 से 1 बजे तक? से 1:30 भी हो जाता है कभी कभार। 11:30 से 1:30। कल देखते हैं, सर कल रखते हैं शाम में रख लेना 4 बजे के करीब। सर शाम में मेरा ऑफिस होता है ना, शाम में रख सकते हैं। फिर सर डे में तो मुझे कल कहीं जाना है। कितने बजे वापस आते हैं? कल तो मेरा वैसे ही ऑफिस है, कल भी नहीं रख सकते।
From 12 to कल सर 9:30 I'm packed, jam packed. चलो ठीक है, देखते हैं फिर संडे को कुछ ना कुछ देखते हैं, तो सैटरडे को कुछ शाम को रखेंगे, या अगर सैटरडे शाम में नहीं रखेंगे तो संडे को रखेंगे, ठीक है। वो टाइमिंग देख लीजिए, जो भी होगा टाइमिंग देख के रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आज का स्टार्ट करें। यस सर। रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेक्शन 25 आपका बोलता है where there is a contract for the sale of specific goods or where goods are subsequently appropriated to the contract, the seller may, by the terms of the contract or appropriation, reserve the right of disposal of the goods until certain conditions are fulfilled. कोई डाउट इसके अंदर? या तो उसको कॉन्ट्रैक्ट से वो पावर मिल रही है या फिर अप्रोप्रिएशन से उसको पावर मिल रही है, तो सेलर के पास में वो राइट आ जाता है कि until if there are any certain conditions in the contract needed to be fulfilled, so until those conditions are fulfilled, then seller has a right to dispose of the goods. In such a case, notwithstanding the delivery of the goods to a buyer or to a carrier of the bailey for the purpose of transmission to the buyer, the property in the goods does not pass to the buyer. अगर seller के पास में right to disposal का अगर right है उसके पास में, तो इवन दो प्रॉपर्टी अगर कैरियर के पास में है ट्रांसमिट करवाने के लिए, दैट इज कैरेज में ले जाने के लिए, या फिर बायर के पास भी ऑलरेडी, बट प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो आपका सेलर ही रहेगा इन केस ऑफ राइट टू डिस्पोजल, ठीक है। अगला पॉइंट है वेयर गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू अ रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज बाय रेलवे एंड बाय द बिल ऑफ लेडिंग or railway receipts as the case may be, the goods are deliverable to the order of the seller or his agent. बेसिकली अगर गुड्स आपके रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास हैं कैरेज के लिए या फिर बिल ऑफ लेडिंग के पास हैं, तो गुड्स आपके जो डिलीवर होंगे ऑन द ऑर्डर ऑफ सेलर होंगे, मतलब जब सेलर कह देगा तब आपके गुड्स डिलीवर हो जाएंगे, या फिर उसका एजेंट अगर कह देगा तो उसके गुड्स डिलीवर हो जाएंगे। दैट मींस कि इस केसेस में भी सेलर के पास राइट ऑफ रिजर्व करता है वो राइट ऑफ डिस्पोजल। Next point is where the seller of goods draws on the buyer for the price and transmits to the buyer the bill of exchange together with the bill of lading, or as the case may be, the railway receipt. यहाँ पे है कि अगर सेलर जो है गुड्स का बायर को प्राइस बता दे, ठीक है, और ट्रांसमिट कर दे टू द बायर को बिल ऑफ एक्सचेंज, या बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे दे, और सेकेंडली टुगेदर विद द बिल ऑफ लीडिंग उसको दे दे वो, as the case may be, to the railway receipt to secure acceptance or the payment of the bill of exchange, the buyer is bound to return the bill of lading or the railway receipt if he does not honor the bill of exchange. देखो यार भैया, मोटी मोटी बात ये है कि बायर सेलर के पास में अगर राइट ऑफ डिस्पोजल है तो प्रॉपर्टी का जो ओनर है वो आपका हमेशा सेलर ही माना जाएगा until those certain conditions are fulfilled, जो कि आपकी या तो कॉन्ट्रैक्ट में दे रखी है, या फिर जब आप कॉन्ट्रैक्ट को आप लेके आए थे, तो जब आप कॉन्ट्रैक्ट आपने अप्रोप्रिएट किया, मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट आपने एग्जिस्टेंस में लाया है, तब उसके बाद में जो आपकी राइट्स आए थे या कंडीशंस जो भी आई थी, जब तक वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो जाती तब तक राइट ऑफ डिस्पोजल आपका सेलर के पास रहता है। अब इसमें तीन आपके सबसेक्शंस है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला वाला है आपका कि जब तक बायर सेलर ना बोले तब तक। दूसरा वाला है कि अगर वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के पास है तो वहां पे जो है उसको ऑन द ऑर्डर ऑफ सेलर ही वो रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन गुड्स को डिलीवर करेगा। तीसरा, अगर बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बिल ऑफ लेडिंग का केस है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एंड बिल ऑफ लेडिंग के केसेस के अंदर भी अगर बायर जब तक ऑनर नहीं करेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को एंड बिल ऑफ लेडिंग को, तब तक भी ये जो राइट ऑफ डिस्पोजल है ये आपके सेलर के पास ही है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एग्जाम्पल भी एक बार और देख लेते हैं। X sends furniture to a company by a truck, यहाँ ध्यान रखना by a truck, carriage है, and instructs the driver not to deliver the furniture to the company until the payment is made. There is a certain condition यहाँ पे जो कि seller ने लगा दी है। The property passes only when the payment is made. ठीक है, ट्रांसमिशन है ये आपका, ये आपका कैरेज वाला है, और ये आपकी यहाँ पे कंडीशन लगा दी है। तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं हो जाती, जो राइटफुल ओनर जो है प्रॉपर्टी का वो आपका सेलर ही रहेगा, बायर नहीं बनेगा कभी भी। Circumstances under which the right to disposal may be reserved
इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस सेलर इज प्रिज्यूम्ड टू हैव रिजर्व द राइट ऑफ डिस्पोजल, मतलब सेलर के पास में राइट टू डिस्पोजल रहेगा इन सर्कमस्टांसेस के अंदर। पहला, इफ द गुड्स आर शिप्ड और डिलीवर्ड टू ए रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कैरेज, ये सेम है, ऊपर वाला एक्सप्लेन कर रहे हैं लोग आपको, एनालिसिस है आपका। इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, sir. ठीक है, आगे चलते हैं। रिस्क प्राइमा फेसी पासेस विद द प्रॉपर्टी। मैंने पहली क्लास में आपको बताया था ओनरशिप पास होने के लिए ये आपका सेलर की प्रॉपर्टी की ओनरशिप पास होने के लिए आपकी दो चीजें बहुत जरूरी होती है। फर्स्ट, एक आपकी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए वो, ठीक है, एंड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू दी ओनरशिप वो भी आपके ट्रांसफर होनी चाहिए। अगर ये दोनों पास नहीं होंगे तो जो सेलर है वही ओनर माना जाएगा, और जो अगर इन केस ये पास हो गए हैं तो बायर जो है वही आपका क्या नाम है ओनर माना जाएगा, राइटफुल ओनर माना जाएगा। हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 अनलेस अदरवाइज अग्रीड the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer. But when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. It is provided that ये provision है where delivery has been delayed because of the fault of either buyer or seller, the goods are at the risk of the party in fault as regards any loss which might not have occurred but for such fault. मतलब पहला वाला ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉपर्टी अनलेस अदरवाइज एग्रीड गुड्स रिमेन एट द सेलर के रिस्क पर रहेगा until property therein is transferred to the buyer. अगर प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर हो गई तो देखो ओनरशिप ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो रही है और रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंट टू ओनरशिप भी आपका ट्रांसफर हो रहा है ऑटोमेटिकली। बट जब प्रॉपर्टी बायर के पास ट्रांसफर नहीं हुई है और उसमें या तो सेलर का फॉल्ट है या फिर आपके बायर का फॉल्ट है, तो उस केस के अंदर ये देखा जाएगा कि रिस्क उस पार्टी के ऊपर रहेगा जिसने फॉल्ट किया है। अगर बायर ने फॉल्ट किया है तो रिस्क बायर के पास रहेगा, अगर सेलर ने फॉल्ट किया तो रिस्क सेलर के पास रहेगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अगला पॉइंट है सर, risk prima facie passes with the ownership. The owner of goods must bear the loss or damage of the goods unless otherwise agreed. या तो अगर किसी और जगह पे अग्री हो रखा है तभी वो उनका रिस्क आपका सेलर करेगा, ठीक है। अदरवाइज जो भी जिसके पास भी प्रॉपर्टी है, जिसके पास भी ओनरशिप है, वही ओन करेगा रिस्क को भी। अंडर सेक्शन 26 ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein has passed to the buyer. After that event, they are at the buyer's risk whether delivery has been made or not. मतलब ओनरशिप अगर आपकी बायर के पास चली गई तो रिस्क जो है फिर वो बायर का, अगर ओनरशिप आपकी सेलर के पास ही है तो रिस्क आपका फिर सेलर का, एंड रियल ओनर जो है फिर उसमें वही माना जाएगा। अगर सेलर के पास ओनरशिप है तो रियल ओनर फिर सेलर माना जाएगा, अगर बायर के पास ओनरशिप है तो रियल ओनर आपका बायर माना जाएगा। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, एग्जांपल पढ़ लो। A bids for an antique painting at a sale by auction. After the bid, when the auctioneer struck his hammer to signify acceptance of the bid, he hit the antique which gets damaged. ठीक है, उसको मारना था टेबल पे हैमर, पर उसने एंटीक पे मार दिया, एंटीक हो गई डैमेज। The loss will have to be borne by the seller. जो बेच रहा था उसको बॉर्न करना पड़ेगा लॉस, because ownership of goods has not yet passed from the seller to the buyer. ऊपर वाला बात करते हैं। इस रूल की दो क्वालिफिकेशंस हैं। इफ डिलीवरी हैज बीन डिलेड बाय द फॉल्ट ऑफ द सेलर और द बायर, तो उसके पास ही रहेगा जिसके पास जिसकी वजह से फॉल्ट हुआ। द ड्यूटीज एंड द लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनअफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क हैज पास्ड जनरली। दोबारा पढ़ लो। द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर या बायर, अगर वो बेली है गुड्स के, ठीक है, मतलब वो अगर गुड्स लेके जा रहे हैं दूसरी पार्टी के लिए, तो उनका वो रिस्क और जो लायबिलिटी है, वो ड्यूटी लायबिलिटी वो अनअफेक्टेड रहेंगी इवन व्हेन द रिस्क हैज पास्ड जनरली। मतलब अगर सेलर गुड्स को ट्रैवल करवा रहा है टू गेट इट डिलीवर्ड टू द बायर, तो आपकी जो ड्यूटीज और जो लायबिलिटीज हैं वो सेलर की ही रहेंगी इवन दो आपकी ओनरशिप जो है वो बायर के पास जा चुकी है।
जनरली। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? I'll take this silence as a no. अगला पॉइंट पढ़ते हैं सर, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर्स। कि अगर कोई नॉन ओनर है, कोई अगर ओनर ही नहीं है गुड्स का, तो उसके केसेस में टाइटल आपका ट्रांसफर कैसे होगा। सेक्शन 27 कहता है सेल बाय पर्सन नॉट द ओनर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर गुड्स आर सोल्ड बाय ए पर्सन हु इज नॉट द ओनर thereof and who does not sell them under the authority or with the consent of owner। ठीक है, या तो ओनर ही नहीं था और या फिर अगर वो उसने बेचा तो उसने ओनर की ना परमिशन ली ना उसने कंसेंट ली। द बायर एक्वायर्स नो बेटर टाइटल टू द गुड्स देन द सेलर had unless the owner of the goods is by his conduct precluded from denying the seller's authority to sell। बेसिकली कोई थर्ड पार्टी आके अगर बेच देती है विदाउट द परमिशन ऑफ सेलर, तो बायर अगर वो खरीद भी लेता है तब भी वो आपका ओनर नहीं बनेगा, ओनरशिप जो है वो सेलर के पास ही रहेगी। अगर सेलर आके ये बोल देता है कि ठीक है ओनरशिप मेरी ट्रांसफर हो गई, तभी वो ओनरशिप आपकी ट्रांसफर होगी, अदरवाइज ओनरशिप आपकी ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, एनी डाउट एनीवन? लास्ट में आपने क्या बताया, सेलर कहेगा तो? देखो सर, दो पार्टीज हैं, मान लो ए है और एक बी है और एक पार्टी है सी। ये है आपका सेलर, मतलब ये है आपका बायर, ये है आपका रियल ओनर और ये आपकी होगी थर्ड पार्टी। इसके पास मान लो कुछ गुड्स पड़े थे, इसने उठा के इसको बेच दिया और इसकी परमिशन ली नहीं, एक ही परमिशन नहीं ली, तो इस केसेस के अंदर बी कभी भी रियल ओनर नहीं माना जाएगा। हमेशा जो रियल ओनर माना जाएगा वो माना जाएगा ए। एंड अनलेस अगर मान लो ए इसने गुड्स इसको बेच दिए और ए ने बोला कि ठीक है बेच दिए तो कोई बात नहीं, ओके है मेरी साइड से, तो अगर उसने वो बेच दिया और उसने कहा कि अगर ये ओके है मेरी साइड से, तो बी फिर रियल ओनर बन जाएगा और सेलर विल बी प्रिक्लूडेड, मतलब सेलर ने प्रिक्लूड कर दिया फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल। तब आपका जो बी है रियल ओनर बन जाएगा, ए के पास से फिर गुड्स ट्रांसफर हो जाएंगे और बी बन जाएगा रियल ओनर आपका और ओनरशिप आ जाएगी बी के पास। मोटा मोटी ये समझो, अगर सेलर की परमिशन के बिना अगर उसने बेच दिया तो बी जो बायर है कभी भी रियल ओनर नहीं बनेगा, तो तभी बनेगा जब सेलर अपनी अथॉरिटी टू सेल है उसमें आके ये बोलते हैं कि ठीक है जो कर दिया सो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, एंड आई एम प्रिक्लूडिंग दिस थर्ड पार्टी। ठीक है सर? ओके सर, समझ आ गया। ठीक है, सॉरी अगला पॉइंट है प्रोवाइडेड दैट वेयर अ मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ द ओनर in possession of the goods or of a document of title to the goods, any sale made by him when acting in the ordinary course of business of a mercantile agent shall be valid as if he were expressly authorized by the owner of the goods to make the same। mercantile agents जो होते हैं ना सर, वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड एजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इफ प्रोवाइडेड दैट अगर जहां पे मर्केंटाइल एजेंट इज विद द कंसेंट ऑफ ओनर, ठीक है, ओनर की कंसेंट के बाद में उसके पास गुड्स पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर उसके पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स पड़ा हुआ है, तो वो अगर कोई सेल करता है एक्टिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ ए मर्केंटाइल एजेंट, मतलब मर्केंटाइल एजेंट के रूप में ही अगर वो कोई सेल करता है, तो इन दैट केस आपकी वो जो सेल है वो वैलिड मानी जाएगी और वो आपकी इनवैलिड नहीं होगी। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट। ये इनवैलिड कैसे होती? सर अगर मान लो उसने मर्केंटाइल एजेंट की तरह एक्ट नहीं किया, उसने किसी और थर्ड पार्टी की तरह एक्ट किया, मतलब गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट तो किया था कि भाई वो गवर्नमेंट अपॉइंटेड होते हैं मर्केंटाइल एजेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसने गवर्नमेंट अपने मर्केंटाइल एजेंट की तरह तो उसने काम नहीं किया, बट एक थर्ड पार्टी की तरह उसने काम किया। इन दैट केस उसको फिर सेलर से परमिशन लेनी पड़ती, तब वो बेच पाता। बट अगर वो मर्केंटाइल एजेंट से परमिशन, अगर वो मर्केंटाइल एजेंट बन रहा है
और वो एक्ट कर रहा है इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि वो मर्केंटाइल एजेंट बन के करता, अगर वहां पे वो कोई सेल कर देता है, दैट सेल विल बी वैलिड as if he were expressly authorized by the owner of goods to make the sale. ओके ठीक है, provided that the buyer acts in good faith and has not at the time of the contract of sale noticed that the seller has no authority to sell. Example पढ़ लो. Example 13, if A sells some stolen goods to B, who buys them in good faith, B will get no title to that and the true owner has a right to get back his goods from B. जो मैंने ऊपर बताया था. दूसरा, B the hirer of a vehicle under a hire purchase agreement sells them to Q. Q, though a bona fide purchaser, does not acquire the ownership, does not require the ownership in the vehicle. At the most, he acquires the same right as that of the hirer. तो अगर उसने उसकी परमिशन के बिना बेचा तो वो एक्चुअल ओनर नहीं बनेगा. एक्चुअल ओनर जो रहेगा वो आपका बायर ही रहेगा. और यहाँ पे जो सेल मर्केंटाइल एजेंट जो मैंने आपको बताया, a sale made by a mercantile agent of the goods for document of title to goods would pass a good title to the buyer in the following circumstances. Namely, he was in the possession of the goods or documents with the consent of the owner. ओनर की मर्जी के बाद ही उसके पास वो गुड्स थे. If the sale was made by him when acting in the ordinary course of a business as a mercantile agent. And third one is if the buyer had acted in good faith and has at the time of contract of sale no notice of the fact that the seller had no authority to sell. इन तीनों केसेस के अंदर अगर ये तीनों केसेस आपके अगर हो रहे होंगे, ये तीनों कंडीशंस आपकी फुलफिल होनी चाहिए. ठीक है, ऑल थ्री. तब उस केसेस के अंदर जो मर्केंटाइल एजेंट जो आपकी सेल करेगा वो मर्केंटाइल एजेंट वाली सेल आपकी एक्चुअल मतलब वो वैलिड सेल होगी. ठीक है, कोई डाउट किसी को? बताओ. सर इसी पॉइंट को एग्जांपल से बताना. एग्जांपल से अगर मैं बताऊं, ऊपर वाले एग्जांपल को पकड़ो. जैसे यहां पे ले लो. चलो, एक आपका रियल ओनर है गुड्स का, एक है आपका बायर और एक है आपका मर्केंटाइल एजेंट. ये जो गुड्स है इसके पास पड़े हैं और इसकी मर्जी के बाद पड़ेंगे और ये बायर. ठीक है, ये जो गुड्स है इसकी मर्जी से मर्केंटाइल एजेंट के पास है. ठीक है, इसकी कंसेंट है. ये गवर्नमेंट अपॉइंटेड है. इसने एज ए मर्केंटाइल एजेंट ही एक्ट करते हुए इसको एक गुड्स बेच दिए और इसने वो गुड फेथ में खरीद लिए. इसको नहीं पता था कुछ भी ये कुछ गलत हो रहा है नहीं. तो यहाँ पे ये जो सेल होगी ये आपकी वैलिड सेल मानी जाएगी. यहाँ पे ये जो सेल हुई है ये आपकी वैलिड है क्योंकि इसकी कंसेंट थी. पहला पॉइंट है, देखो इसकी कंसेंट थी, इसने ऑर्डिनरी कोर्स में एक्ट किया और इसने गुड फेथ में परचेज कर दिया. तीनों पॉइंटर्स फुलफिल हो रहे हैं इस केस के. ठीक है सर. ठीक है, एक सेकंड. सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स. अगर मान लो बहुत सारे ओनर हैं, अगर उनमें से कोई एक बेच देता है, if one of the several joint owners of goods has sole possession of them by permission of the co-owners. ये हैं आपके कीवर्ड्स. मेरे से किसी ने कीवर्ड्स पूछे थे लास्ट क्लास में, आई थिंक खुशदीप ने पूछे थे, राइट? अगर वो बेच देता है, ठीक है, अगर बहुत सारे को-ओनर्स में से एक बाकियों की परमिशन से बेच देता है, the property in the goods is transferred to any person who buys them
from such joint owner in good faith and has not at the time of contract of sale noted that a seller has no authority to sell. ABC are three brothers and joint owners of a TV and VCR with the consent of B and C. The VCR was kept in possession of A. A ने TV and VCR बेच दिया P को, who buys that in good faith and without notice that A had no authority to sell. तो इस केस के अंदर P को आपके टाइटल मिल जाएगा, मतलब P would be the real owner of the goods. किसी को कोई भी डाउट? सर को ओनर्स मींस जो बाकी मालिक हैं उस गुड्स के। जो बाकी मालिक हैं उसके। सर मैं आपको इसके अंदर ना पॉइंटर्स बताता हूँ, को याद कर रखना, ठीक है? जो मेन पॉइंटर्स हैं, पहला परमिशन ऑफ द co-owners, transfer to any person who buys them from such joint owner in good faith, ये आपका दूसरा पॉइंट। एंड एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नोटिस नहीं, एज नॉट एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, उसको नहीं पता था कि इसके पास अथॉरिटी टू सेल नहीं है। अगर ये तीनों पॉइंटर्स आपके फुलफिल हो रहे हैं, इन दैट केस जो बायर होगा उसके पास टाइटल ऑफ गुड्स चला जाएगा। पहला पॉइंट, बहुत सारे जो जॉइंट ओनर्स हैं उनमें से एक ने बेच दिया विद द परमिशन ऑफ को ओनर्स, मतलब जैसे मान लो वीसीआर और जो टीवी का वाला केस है, इसके अंदर टीवी वीसीआर रखने की परमिशन बाकी को ओनर्स ने ए को दे रखी थी। पहली परमिशन है उसकी बाकी जॉइंट ओनर्स की उसके पास में, दूसरा उसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी, ठीक है, और एक्टिंग एज इन गुड फेथ कि बायर ने खरीद ली, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, जब बायर खरीद रहा था तब उसको ये नहीं पता था कि उसके पास में अथॉरिटी नहीं है सेल करने। तो अगर ये तीनों पॉइंटर्स आपके फुलफिल होंगे, इन दैट केस जो बायर होगा उसको टाइटल ऑफ गुड्स मिल जाएगा एंड उसको फिर वापस नहीं करना सकता, ठीक है? एनी डाउट एनीबॉडी? सर बट बाकियों को की तो परमिशन ही नहीं ली ना उसने। सर परमिशन से रखा तो हुआ था ना अपने पास में। ओके सर। यहाँ पे देखो ना, if one of several joint owners of the goods has the sole possession of them by the permission of the co-owners, तो उसके पास पोजीशन होनी चाहिए बाकियों की परमिशन के बाद, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, परफेक्ट। अब अगला पॉइंट पढ़ते हैं, सेल बाय ए पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। A buyer would acquire a good title to the goods sold to him by a seller who had obtained possession of the goods under a contract voidable on the ground of coercion. Voidable जो है आपके on the ground of coercion, fraud, misrepresentation or undue influence, provided that the contract had not been rescinded until the time of the sale. आप लोगों को अगर याद हो, कोर्शन, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और अनड्यू इन्फ्लुएंस, इस केसेस के अंदर जिस पार्टी के साथ ये होता है, चाहे वो बायर हो या चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हो या कॉन्ट्रैक्टी या बायर या सेलर हो, उसमें उस पार्टी के पास ये परमिशन होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को या तो वैलिड मान सकता है या फिर वो उसको कैंसिल कर सकता है, ठीक है? तो वो वाली पार्टी जिसके पास ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का या वैलिड करने का, उस पार्टी के पास ये राइट होगा कि वो जो भी गुड्स उसके पास है, उसके पोजीशन में है, उनको बेच सकता है, ठीक है? अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है तो बेच सकता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा फिर उसके पास परमिशन नहीं। एनीवन, एनी डाउट? नो सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से लिंक है ये। अगला पॉइंट, सेल बाय वन who has already sold the goods but continues in possession thereof. If a person has sold goods but continues to be in possession of them or of the documents of title to them, he may sell them to a third person. एक ने A ने B को सेल कर दिया बट गुड्स अभी भी A के पास पड़े हुए, तो और डॉक्यूमेंट और टाइटल भी A के पास पड़े हुए, तो वो चाहे तो उसको C को भी सेल कर सकता है। And if such person obtains the delivery thereof in good faith, which means अगर C उन गुड्स की डिलीवरी गुड फेथ में ले लेता है बिना ये जाने कि ये पहले सेल हो चुका है, तब भी सी के पास में आपके राइट चला जाएगा और वो टाइटल चला जाएगा ओनरशिप का, तो सी विल बी द रियल ओनर ऑफ द गुड्स इन दैट केस।
समझ में चाहे आया वो डाउट? समझ में चाहे आया वो डाउट? पहले ही को मतलब बेच चुका हो तब भी। यस सर। अब देखो 3 पॉइंट इसके अंदर पढ़ो। एक पार्टी ए, एक पार्टी बी एंड एक पार्टी सी। ही इज सेलर, he is first buyer and he is second buyer. अब रंग बदल के आपको बताता हूं। फर्स्ट सेल इसको हो गई, गुड्स अभी भी यही है, मान लो उसने करी 100 रुपए की, इसको इससे ऑफर आ गया 110 का। सेकंड सेल यहां पे हो गई, इसको नहीं पता कि फर्स्ट सेल हो रखी है, ठीक है। सी को नहीं पता कि फर्स्ट सेल हो रखी है, इसने अंडर गुड फेथ सेल एक्सेप्ट कर ली। In this case, he will be the real owner. C will be the real owner of the goods, जो कि उसको बेचे गए। ठीक है? Any doubt? Anyone? नो सर। सीधे एक चीज पकड़ के चलो, 3 पार्टीज हैं, ए बी और सी। ए है अभी भी रियल ओनर, बी है फर्स्ट पार्टी फर्स्ट बायर एंड सी है आपका सेकंड बायर। इफ इन केस ए ने फर्स्ट बायर के साथ एक डील कर लिया, ठीक है, एंड उसने क्या नाम है ए सेकंड डील फिर सी के साथ कर लिया, तो सी विल बी द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, बिकॉज जब उसको ये नहीं पता था कि पहली डील हो चुकी है, उसको ये भी नहीं पता था कि पहली सेल भी हो चुकी है, उसको ये भी नहीं पता था कि कोई पहला बायर है। तो इन दैट केस सी विल गेट एन टाइटल टू द गुड्स इवन दो ही वाज नॉन ओनर। ठीक है? अगला पॉइंट है सेल बाय ए बायर obtaining possession before the property in the goods has vested in him, where a buyer with the consent of the seller obtains possession of the goods before the property in them has passed to him. He may sell, pledge or otherwise dispose of the goods to a third person, and if such person obtains delivery of the goods in good faith and without notice of the lien or other right of the original seller in respect of the goods, he would get a good title to them. अब एक चीज के अंदर ये समझो, अगेन 3 पार्टीज हैं, ए बी और सी। ये था सेलर, ये बायर और ये आपकी थर्ड पार्टी। इसने गुड्स इसको दे दिए, ठीक है, पोजीशन इसके पास है, बट ही इज नॉट द रियल ओनर येट। मिलेगा इसी को, बट ये रियल ओनर नहीं है। अब ये क्या करता है, आगे इसको बेच देता है। ये आपका पहला स्टेप, ये आपका दूसरा स्टेप। इसने आगे इसको बेच दिया, इसको नहीं पता था कि ये अभी रियल ओनर नहीं है, इसने खरीद लिया, पैसे दे दिए, सब कुछ कर दिया। इस केस में भी सी विल बी द रियल ओनर ऑफ द गुड्स, अगर उसको ये गुड्स मिल जाते हैं तो। एनी डाउट? एनीवन? इस पर मोटी मोटी चीज ये याद रख के चलो कि बी के पास पोजेशन तो गुड्स की आ गई थी, बट वो रियल ओनर नहीं बना था, और उसने उठा के आगे थर्ड पार्टी को ही बेच दिया, और थर्ड पार्टी ने वो गुड फेथ में ले लिया। अगर थर्ड पार्टी गुड फेथ में ले लेती है, in that case third party will get the title of ownership even though वो goods B के नहीं थे। कोई डाउट है किसी को? I'll take it as a no। अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ estoppel, where the owner is stopped by the conduct from denying the seller's authority to sell, the transferee will get a good title as against the true owner. But before a good title by estoppel can be made, it must be shown that the true owner had actively suffered or held out the other person in question as a true owner or as a person authorized to sell the goods. ये एक बार लाइन पढ़ लो भाई, इसके बाद मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। पॉइंटर्स का मतलब क्या है, इफेक्ट ऑफ स्टॉपर? सर ये है कि मान लो एक सेलर आपका रियल ओनर था, अगर किसी एक पार्टी ने उसको रोक दिया कुछ भी सेल करने से, ठीक है, तो ट्रांसफरी विल गेट ए गुड व्हेन द ओनर इज स्टॉप्ड बाय द कंडक्ट फ्रॉम डिनाइंग द सेलर्स अथॉरिटी टू सेल।
मतलब ओनर है, उसको आपने रोक दिया कि अब आप बेच नहीं पाओगे, तो ट्रांसफर ही जो होगा, जिसको वो गुड्स ट्रांसफर किए जाएंगे विल गेट ए गुड टाइटल एज अगेंस्ट द ट्रू ओनर। बट गुड टाइटल मिलने से पहले, बट बिफोर ए गुड टाइटल बाय स्टॉपल कैन बी मेड, ये आपको दिखाना पड़ेगा दैट द ट्रू ओनर उसने एक्टिवली सफर किया था और हेल्ड आउट the other person in question as a true owner or as a person authorized to sell the goods। यहां समझो सर, एक ये रियल ओनर है, ए जो है आपका रियल ओनर है, बी आपकी सेकंड पार्टी है, सी आपकी थर्ड पार्टी है। इसने इसको जबरदस्ती ना रोक दिया, स्टॉप्ड, ठीक है, ये रियल ओनर था और इसने इसको रोक दिया बेचने से और इसने उठा के इसको बेच दिया गुड्स। तो इस केस के अंदर कह रहे हैं कि इसको ना ये राउटफुल ओनर माना जाएगा अगर ये प्रूव कर दे कि इसको रोका गया था, कि ए वाज स्टॉप्ड, ठीक है, फ्रॉम एक्टिंग एज अथॉरिटी टू सेल, और सी को पता नहीं था, ही वाज एक्टिंग इन गुड फेथ, ये गुड फेथ में एक्ट कर रहा था, इसको स्टॉप किया गया था और इसने रियल ओनर बन के एक्ट किया था। ये 3 पॉइंटर्स आपके फुलफिल होने चाहिए। इस केस के अंदर सी को राइटफुल ओनर माना जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। सेल बाय एन अनपेड सेलर where an unpaid seller who had exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods। unpaid seller आपको ना अगले चैप्टर में अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, तो इस लाइन को यहाँ पे भी इग्नोर कर दो। सॉरी, next point is sale under the provisions of other acts। sale by an official receiver or liquidator of the company will give purchaser a valid title। ठीक है, लिक्विडेटर अगर कुछ बेचेगा तो वैलिड टाइटल आएगा ओनर के पास में। परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम ए फाइंडर ऑफ गुड्स विल गेट ए वैलिड टाइटल अंडर सर्कमस्टांसेस, जो 169 में थे। और सेल बाय पोनी कैन कन्वे गुड टाइटल टू द बायर, जो क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर है। ये मोटा मोटी ये कह रहा है कि अगर किसी और एक्ट के अंदर आपका दे रखा है, ठीक है, कि परचेजर विल गेट अ गुड टाइटल, इन दैट केस परचेजर विल गेट अ गुड टाइटल, अगर उस एक्ट के अंदर, उस सेक्शंस के अंदर आपकी सेल अगर हो रही है। एनीवन, एनी डाउट अभी तक? नो सर। नो सर। ठीक है, अगला पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अभी तक आप ये समझते आए हो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा कब, एग्रीमेंट टू सेल कब बनेगा, बायर कौन होगा, सेलर कौन होगा, टाइटल के पास, टाइटल किसके पास जाएगा और क्या कब जाएगा कब नहीं जाएगा। अब आपका है कि जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल आपका बन जाता है, उसके बाद उसको परफॉर्म कैसे किया जाएगा। तो पॉइंट है द परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इम्प्लाइज डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द सेलर and acceptance of delivery of goods and payment of price for them by the buyer in accordance to the terms of the contract। ठीक है, सेलर ने बेचा, बायर ने खरीदा और पेमेंट करी इन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी की डेफिनेशन आपकी आती है वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। और डिलीवरी फिजिकल पोजेशन आपकी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर डॉक्यूमेंट और टाइटल भी आपका ट्रांसफर हो गया है तब भी आपकी डिलीवरी मानी जाती है। लाइन याद कर लेना सर, कीवर्ड है फॉर डिलीवरी फिजिकल पोजेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। द बायर शुड बी प्लेस्ड इन अ पोजीशन सो दैट ही कैन एक्सरसाइज हिज राइट ओवर द गुड्स। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो उस केस के अंदर आपकी डिलीवरी मानी जाती है। Thus, if the possession is taken through unfair means, there is no delivery of the goods। Delivery of goods sold may be made by doing anything in which parties agree shall be treated as delivery or putting the goods in the possession of the buyer or any person authorized to hold them on his behalf। मतलब अगर आप अनफेयर मीन से डिलीवरी अगर आप एक्वायर करोगे तो डिलीवरी नहीं मानी जाएगी। डिलीवरी आपकी तब मानी जाएगी जब आपकी वो हो जाती है। मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग, जो कि दोनों पार्टीज एग्री कर रहे हैं, दैट इज बायर एंड सेलर,
shall be treated as delivery or putting the goods in the possession of the buyer. या तो बायर की पोजीशन में गुड्स आप ले आओ तब डिलीवरी मान ली जाएगी, या फिर किसी कोई वो बंदा जो कि बायर ने ऑथराइज किया हुआ है तब आपकी डिलीवरी मान ली जाएगी। या पढ़ के आए थे ऊपर, डिलीवरी ऑफ गुड्स आपके 3 तरीके की होती है। पहली आपकी एक्चुअल डिलीवरी, दूसरी आपकी सिंबॉलिक डिलीवरी, एंड थर्ड वन इज द कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। Duties of buyer and seller, it is the duty of seller to deliver the goods and of the buyer to accept and pay for them. Payment and delivery are concurrent conditions, मतलब एक साथ होनी चाहिए आपकी, है ना, unless otherwise agreed. Delivery of the goods and payment of the price are concurrent conditions. That is to say, the seller shall be ready and willing to give possession of the goods to the buyer in exchange for the price, and the buyer shall be ready and willing to pay the price in exchange for the possession of goods. मतलब एक हाथ दे और एक हाथ ले वाली सिचुएशन है। सेलर आपके डिलीवरी देगा इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस जो कि एग्री हुआ है, बायर पोजेशन लेगा इन एक्सचेंज ऑफ द प्राइस गिवन टू द सेलर। जब वो सेलर को वो आपका प्राइस दे देगा तब वो आपकी डिलीवरी ले ले एक्सेप्टेंस ले लेगा एंड सेलर आपकी डिलीवरी दे देगा। किसी को कोई भी डाउट यहाँ तक? डाउट है? नहीं है? No, sir. ठीक है, अब आपके आते हैं रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ द गुड्स। आपकी डिलीवरी इतने तरीके की होती है, पार्ट डिलीवरी, बाय टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, डेज ऑफ डिलीवरी एंड टाइम फॉर डिलीवरी। क्या होगा? इंस्टॉलमेंट डिलीवरी, जब आप इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करोगे, एक आप कुछ परसेंटेज करके 10% डिलीवर कर दिया, 20% डिलीवर कर दिया, देन 50% और डिलीवर कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहला पॉइंट है आपका, डिलीवरी ऑफ गुड्स सोल्ड मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग व्हिच द पार्टीज एग्री शैल बी ट्रीटेड डिलीवरी और व्हिच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन पोजीशन ऑफ द बायर, जो कि आपने पहले ऊपर पॉइंट आपने पढ़ ही लिया है। दूसरा पॉइंट है आपका इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ पार्ट गुड्स इन प्रोग्रेस ऑफ द डिलीवरी ऑफ द होल हैज द सेम इफेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ पासिंग द प्रॉपर्टी इन सच गुड्स एज द डिलीवरी ऑफ द होल। ये कह रहा है कि पार्ट डिलीवरी अगर आप करते हो, उसका भी ट्रीटमेंट और उसकी भी सारी इम्प्लीकेशंस वो सारी की सारी वैसे ही लगेंगी अगर आप होल गुड्स को डिलीवर करते हैं। बट ए डिलीवरी ऑफ द पार्ट ऑफ द गुड्स विद एन इंटेंशन ऑफ सेवरिंग इट फ्रॉम द होल डज नॉट ऑपरेट एज अ डिलीवरी ऑफ द रिमाइंडर। मतलब अगर आपने पार्ट गुड्स की डिलीवरी ये इंटेंशन रखते की हुई है कि मैं पूरी गुड्स डिलीवर नहीं करूंगा, तब आपकी पार्ट डिलीवरी वाली कंडीशन नहीं लगेगी, अब उसके वो गलत माना जाएगा। बट अनलेस अदरवाइज जहां पे पार्ट डिलीवरी आप कर रहे हो वो सारी उसी तरीके से ट्रीट की जाएगी जब आप फुल डिलीवरी आप उसको करते हैं। एनीवन, एनी डाउट? नो सर। सर एक बार बता दो। क्या बताऊं सर इसके अंदर? डाउट कहाँ पे है? समझ ही नहीं आया सर एक बात एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, आपके पास 100 बॉक्सेस पड़े हैं किसी चीज के, ठीक है। सेलर ने बायर को बोला कि पहले मेरे को 20 बॉक्स दियो, उसके बाद 20 दियो, उसके बाद 20 दियो, उसके बाद 20 दियो, उसके बाद 20 दियो, ठीक है। 5 बार में आप 20-20 बॉक्स अगर दोगे तो 100 बॉक्स चले गए। तो ये कह रहा है कि 20 बॉक्स जब पहली बार में डिलीवर होंगे ना, उसके बाद सारी कंडीशन और सब चीजें वही लगेंगी जो 100 बॉक्स की अगर एक बार में डिलीवरी करते तो लगती। इसके अंदर अगर सेलर की इंटेंशन ही हो जाती है कि वो 20 बॉक्स के बाद में डिलीवरी करना ही नहीं चाहता, तब नहीं लगेगी, तब यू कैन हेल्ड सेलर अकाउंटेबल। बट अगर वो कह रहा है बट अगर आपको पार्ट में कर रहा है डिलीवरी, तो पार्ट डिलीवरी की भी इफेक्ट उतना ही होगा जितना होल डिलीवरी का इफेक्ट होता है। बस वो ये कह रहा है, इसका मुद्दा ये है सर। ठीक है? हाँ सर, वो मुझे लास्ट में कंफ्यूजन हो गई। कोई बात नहीं सर। अगला पॉइंट है आपका बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। ये कह रहा है कि बायर मांगेगा डिलीवरी, सेलर की कोई जिम्मेदारी नहीं है टू डिलीवर द गुड्स अंटिल द बायर अप्लाइज फॉर डिलीवरी। ठीक है। अगला पॉइंट है सर आपका प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या मानी जाएगी, वेदर इट इज फॉर द बायर टू टेक पोजेशन ऑफ द गुड्स और फॉर द सेलर टू सेंड देम टू द बायर इज ए क्वेश्चन डिपेंडिंग इन ईच केस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड बिटवीन द पार्टीज। ये आपका ये कह रहे हैं कि केस टू केस आपका डिपेंड करेगा कि बायर पोजीशन कहाँ पे मांग रहा है और सेलर भेजना कहाँ जा रहा है, भेजना कहाँ चाह रहा है। ठीक है, तो ये आपका ये क्वेश्चन जो आपका केस टू केस डिपेंड करेगा।
Apart from any such contract, goods sold are to be delivered at the place at which they are at the time of sale, and goods agreed to be sold are to be delivered at the place at which they are at the time of the agreement to sell, or if not, then in existence at the place at which they are manufactured or produced. मोटा मोटी बात सर ये है कि या तो कॉन्ट्रैक्ट में अगर स्पेशली लिखा हुआ है उस जगह पे आप पोजेशन लोगे और डिलीवरी करोगे, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है तो गुड्स आपके वहां पे डिलीवर होंगे जहां पे वो बन रहे हैं, जहां पे वो थे एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर एग्रीमेंट टू सेल किया है तो जहां पर वो थे एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, या फिर अगर वो एग्रीमेंट टू सेल के अंदर एग्जिस्टेंस में नहीं थे वो गुड्स, तो जहां पे वो बनते हैं, दैट इज जहां पे वो मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस होते हैं, वहां पे उनकी डिलीवरी मानी जाएगी। मोटा मोटी यहाँ पे ये समझो, फैक्ट्री है, यहाँ पे ये फैक्ट्री बनी हुई है आपकी, ये फैक्ट्री का गेट है, ये सेलर की फैक्ट्री है और ये बायर की फैक्ट्री है। या तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से डिलीवरी मानी जाएगी, या तो सेलर इसके यहाँ पे जाके डिलीवर करेगा, या फिर बायर इसके यहाँ से जाके ले लेगा तो डिलीवर हो जाएगा। अगर नहीं लिखा हुआ है तो जहाँ पे गुड्स बन रहे हैं यहीं पे डिलीवरी मानी जाएगी, चाहे वो बायर आके ले ले, सेलर यहाँ से दे दे, तो डिलीवरी आपकी यहीं पे हो जाएगी एट द प्लेस वेयर दे आर मैन्युफैक्चर्ड, और एट द प्लेस जहाँ पे वो थे जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आया था। कोई डाउट? अगला पॉइंट है टाइम ऑफ डिलीवरी। जो टाइम डिसाइडेड है उस टाइम पे बेचोगे, बट अगर टाइम डिसाइडेड नहीं है तो रीजनेबल टाइम में बेचोगे, ये वो बोलता है। Goods in possession of a third party. When the goods at the time of sale are in possession of a third person, there is no delivery unless and until such third person acknowledges to the buyer that he holds the goods on his behalf. तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी जब तक वो थर्ड पार्टी ये ना कह दे कि मैंने तेरे बिहाफ पे गुड्स एक्नॉलेज कर लिए हैं। मतलब ए, बी और सी हैं, सी बी का एजेंट है, ए ने बोला बी को कि भाई गुड्स ले जा, बी कहता है मेरे एजेंट को दे दियो, तो सी के पास चला गया। जब तक सी बी को ये नहीं बोल देगा कि मैंने गुड्स रिसीव कर लिए हैं, तब तक डिलीवरी नहीं मानी जाएगी, थर्ड पार्टी की पोजीशन नहीं मानी जाएगी, वो बायर की पोजीशन में नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है? ठीक है, परफेक्ट। Time for tender of delivery, demand or tender of delivery may be treated as ineffectual unless made at a reasonable hour. What is reasonable hour is a question of fact. टेंडर वेंडर का सर ये है कि टेंडर कब दिया जाएगा, कब डिमांड आएगी, ये सब आपकी इनफेक्चुअल होती है। ठीक है, वो रीजनेबल आवर पे नीचे केस टू केस आपका डिपेंड करेगा, इग्नोर कर देना इस पॉइंट को, इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेंस फॉर डिलीवरी, expenses of and incidental to putting the goods into a deliverable state must be borne by the seller in the absence of contract to the contrary. मतलब जब सेलर उनको भेजेगा तो जो भी एक्सपेंसेस जो होंगे उन गुड्स को भेजने के लिए बायर तक, वो सेलर की जिम्मेदारी होती है, जब तक आपके कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली ना लिखा होगी बायर की जिम्मेदारी। ठीक है, मतलब फर्स्ट जो जिम्मेदारी वो सेलर की, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तो जिम्मेदारी फिर बायर की, या एज द केस मे बी। डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, इसके अंदर सर ये कहता है कि अगर सेलर उतनी क्वांटिटी से कम भेजता है बायर के पास में जितनी बायर ने मांगी थी, तो बायर के पास राइट होता है कि वो रिजेक्ट कर दे। एंड वेयर द सेलर डिलीवर्स टू द बायर ए क्वांटिटी ऑफ गुड्स लार्जर देन ही कॉन्ट्रैक्टेड टू सेल, तो बायर एक्सेप्ट कर सकता है गुड्स को इंक्लूडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और रिजेक्ट कर सकता है बाकी को, एंड ही में रिजेक्ट द होल। बायर के पास है आपकी परमिशन, या तो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दे, या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को या जितनी उसमें एग्रीड थी उतनी रख ले, बाकी को वापस भेज दे, या फिर पूरा का पूरा ही कैंसिल कर दे कि मैंने इतनी नहीं मांगी तो तुम्हें ज्यादा भेज दो। ठीक है, थर्ड पॉइंटर, ये आपका पहला पॉइंट, ये आपका दूसरा पॉइंट। ये पहला अगर लेस भेजता है, ये आपका है अगर आपकी लार्जर ज्यादा भेज देता है। तीसरा है आपका ये मिक्स अगर भेजता है, तो मिक्स के केस में जो उसको चाहिए थी वो रख सकता है, बाकी को रिजेक्ट कर सकता है, या पूरे ही डिलीवरी को रिजेक्ट कर सकता है। बायर के पास आपका ऑप्शन है। किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर बताओ।
installment deliveries unless otherwise agreed. The buyer is not bound to accept the delivery in installments. The rights and liabilities in case of delivery by installment and payment thereon may be determined by the parties of the contract. अगर एग्री कर रखा है तो इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी ओके है, अगर एग्री नहीं कर रहा था तो इंस्टॉलमेंट की डिलीवरी ओके नहीं है. Delivery to carrier subject to the terms of the contract. The delivery of goods to the carrier for a transmission to the buyer is prima facie deemed to be delivery to the buyer. अगर कैरियर को भेज दिया तो हमने माना कि हमने बायर को भेज दिया. Iteration during transit, अगर आपके गुड डिस्टेंट प्लेस पे जाएंगे तो लायबिलिटी उसकी होगी जिसके पास रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एंड ओनरशिप आपकी होगी. अगर बायर के पास है तो बायर की, और अगर सेलर के पास है तो सेलर की. कोई डाउट? नो सर. ठीक है. अगला पॉइंट है बायर्स राइट टू एग्जामिन द गुड्स. ये बोलता है कि बायर के पास हमेशा राइट होता है कि जो भी गुड्स उसके पास आ रहे हैं वो एग्जामिन कर सकता है. सेलर उसको कभी भी नहीं रोक सकता. ठीक है. तो अगर कुछ ऐसे केसेस हैं अनलेस अदरवाइज एग्रीड जहां पे कि सेलर रोकना चाहे, मतलब मान लो गुड्स ऐसे है कि अगर खोल दोगे तो खराब हो जाएंगे, तो वो एक बार डिलीवर हो जाएंगे, डिलीवर होने के बाद में वो चेक कर सकता है. उसके बाद अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर कुछ आती है देन ही कैन कांटेक्ट सेलर एंड जो भी कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन्ड है वो उसके हिसाब से फिर उसमें डील कर सकते हैं. एनी डाउट? एनीवन? है तो बताओ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं. अगला पॉइंट है आपका रूल रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स. The buyer is deemed to have accepted the goods when he intimates to the seller that he has accepted them. Seller को उसने बता दिया कि उसने goods accept कर लिए, माना जाएगा कि goods accept हो गए. Or when the goods have been delivered to him and he does not any act, he does any act in relation to them which is inconsistent with the ownership of the seller. Or when after the lapse of reasonable time he retains the goods without intimating to the seller that he has rejected them. मोटा मोटी बात है, गुड्स उसके दरवाजे पे उसने एक्सेप्ट कर लिए पहला. दूसरा, उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे कि वो बायर की पोजीशन में ना आए. दूसरा, तीसरा, उसने गुड्स अपने पास रख लिए बट रीजनेबल टाइम के अंदर, एक रीजनेबल टाइम खत्म हो गया और उसने सेलर को ये नहीं बताया कि तेरे गुड्स में कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है और मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ. उस केसेस के अंदर आपका जो बायर है ये माना जाएगा कि उसने गुड्स एक्सेप्ट कर लिए. Anyone? Any doubt? नो सर. ठीक है. अगला पॉइंट आता है आपका बायर नॉट बाउंड टू रिटर्न द रिजेक्टेड गुड्स. इस केस के अंदर ये है कि अगर बायर को कोई गुड्स पसंद नहीं आए, अगर उसने वो रिजेक्ट कर दिए तो ये अनलेस अदरवाइज अग्रीड उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वो गुड्स उठा के सेलर के दरवाजे पे छोड़ के आएगा. बस उसको सेलर को इंटीमेट करना पड़ेगा कि बॉस, आई एम नॉट एक्सेप्टिंग योर गुड्स एंड आई एम रिफ्यूजिंग टू एक्सेप्ट दीज गुड्स एंड दीज गुड्स आर रिजेक्टेड फ्रॉम माय साइड. ठीक है. अगला पॉइंट है लायबिलिटी ऑफ बायर फॉर निगलेक्टिंग और रिफ्यूजिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स. When the seller is ready and willing to deliver the goods and request the buyer to take delivery and the buyer does not within a reasonable time after such request take deliver the goods, he is liable to the seller for any loss occasioned by his neglect or refusal to take delivery and also for a reasonable charge for the care and custody of the goods. मोटा मोटी बात ये है कि सेलर ने बायर को रिक्वेस्ट किया कि गुड्स ले ले बट बायर ने कुछ भी रिस्पॉन्स ही नहीं दिया. तो इन दैट केस अगर वो गुड्स में कोई दिक्कत आ जाती है देन बायर विल बी लायबल टू पे दोस डैमेजेस. ठीक है. एनीवन? एनी डाउट? इस चैप्टर के अंदर बता दो. सोनिया, आपको समझ में आया? ये लास्ट चैप्टर से रिलेटेड ज्यादा नहीं था, ये अलग ही चल रहा था लास्ट क्लास. यस सर, क्लियर है. ठीक है. किसी और को कोई डाउट? Nothing. I will take this as a no. आपकी 3 यूनिट्स जो हैं खत्म हो चुकी हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड अब हम चलेंगे आपकी 4th यूनिट पे which is the unpaid seller.
टेक दिस ऑन द स्क्रीन शेयर, जस्ट एक सेकंड देना, ओपन हो रहा है। Just not- स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को मेरी? यस सर। ठीक है, ये आपका फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है। वीडियो ऑफ होगी, जस्ट अ सेकंड। ये आपका फोर्थ एंड लास्ट यूनिट है आपकी फॉर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तो इसके अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अनपेड सेलर। अनपेड सेलर होता क्या है, उसके राइट्स क्या होते हैं, अगर वो आगे कुछ उसको सबसेल कर देता है, प्लेस करता है बाय द बायर, उसके राइट्स क्या होंगे, राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट के अंदर डिफरेंस क्या है, राइट ऑफ पार्टीज इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडर द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल बाय ऑक्शन। जो सेल बाय ऑक्शन जो आप नीलामी करते हो, वो नीलामी आता है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं अनपेड सेलर की। अनपेड सेलर होता क्या है? A contract comprised of reciprocal promises. In a contract of sale, if seller is under an obligation to deliver goods, the buyer has to pay for it. In case buyer fails or refuses to pay, the seller as an unpaid seller shall have certain rights. मतलब अभी तक आप लोग जो बातें कर रहे थे वो बायर के राइट्स की बातें कर रहे थे कि बायर के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे और वो किन कब जाके उन ऑप्शंस को एक्सरसाइज कर सकता है। बट अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि बायर अगर पेमेंट नहीं करता, बायर अगर आपकी पेमेंट नहीं करेगा, then what will be the implications on buyer and what are the rights that is available with the seller, yeah, that are available with the seller. According to section 45(1) of Sale of Goods Act, the seller of goods is deemed to be an unpaid seller when, अब उसको आप अनपेड सेलर मानोगे, पहला, the whole of the price has not been paid or tendered and the seller had an immediate right of action for the price. सेलर के पास पैसे लेने का हक है और उसको पैसे सारे के सारे नहीं दिए गए। दूसरा, when a bill of exchange or other negotiable instrument has been received as a conditional payment and the condition on which it was received has not been fulfilled by reason of the dishonor of the instrument or otherwise. मतलब उसको पेमेंट नहीं दी गई थी बट बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया गया था। मतलब या तो वो होता ना, आपने पढ़ा है, आई थिंक 11 में पढ़ा था, 12 में पढ़ा आप लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज? 11th में। 11th में आपने पढ़ा। तो अब आप ये मानो कि बिल ऑफ एक्सचेंज उसको दे दिया गया था। मान लो ए ने बी को एक गुड्स बेचे और बी ने उसको एक बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया कि ये वाले पेमेंट जो है मान लो सी से ले लेना, कुछ कंडीशन फुलफिल जाती है। तो ए गया सी के पास पेमेंट लेने के लिए, सी ने बोला कि भाई बी ने कंडीशन फुलफिल की नहीं, तो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है। तो इन दैट केस आल्सो सेलर विल बिकम द अनपेड सेलर। एनीवन, एनी डाउट? नो सर। और यहाँ पे सेलर के साथ साथ उसका एजेंट जो कि उसकी तरफ एक्ट कर रहा होगा वो भी आपका सेलर माना जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं राइट्स क्या होते हैं आपके अनपेड सेलर के। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, notwithstanding that the property in the goods may have passed to the buyer, the unpaid seller of goods as such has by implication of law, उसके पास राइट है कि ये लीन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस while he is in possession of them। देखो इसका मतलब यहाँ पे ये लाइन है कि इस सेक्शंस के बाकी प्रोविजंस को छोड़ के, ठीक है, इस एक्ट के बाकी प्रोविजंस को छोड़ के एंड बाकी उन सारे लॉस को छोड़ के जो कि आपके इनफोर्स हैं, अगर प्रॉपर्टी या फिर जो गुड्स हैं वो आपके अभी तक सेलर के पास हैं, तो अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि वो उन गुड्स की पोजेशन अपने पास रख सकता है। ठीक है, वो डिलीवर ही नहीं करेगा। इन केस ऑफ द इंसॉल्वेंसी ऑफ द बायर, a right of stopping the goods in transit after he has parted with the possession of them।
मतलब उसने गुड्स रास्ते में है और उसको पता लगता है कि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसके पास राइट होता है कि वो कैरेज वाले को कॉल करके या कुछ भी मैसेज देके उन गुड्स को रास्ते में ही रोक सकता है और उनके वापस फिर अपने पास मंगवा सकता है। ए राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय दिस एक्ट, बायर ने अगर पैसे नहीं दिए हैं देन सेलर के पास ये राइट होता है कि वो उन गुड्स को आगे किसी थर्ड पार्टी को बेच सकता है। When the property in the goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has in addition to his other remedies of right of withholding delivery similar to and coextensive with the rights of lien and stoppage and transport where has passed to the buyer. तो ये आपका सबसेक्शन 2 है कि अगर गुड्स उसके पास हैं तो वो पोजीशन उनकी रख सकता है, रास्ते में है तो वापस मंगा सकता है, और थर्ड है कि वो किसी और को भी उनको बेच सकता है। ठीक है, कोई किसी को कोई डाउट है बताओ। लीन मतलब? कब्जा ले लेना। ओ ठीक है सर। सर पॉइंट बी एक बार फिर से बता दीजिए। पॉइंट बी ये है, इन केस देखो ए ने गुड्स बेचे बी को, इंस्टॉलमेंट होता दिवालिया, ये सेलर है और ये जो है आपका बायर है, और ये रास्ते में गुड्स अभी ट्रक के ऊपर जा रहे हैं आपके, ठीक है, ये आपके गुड्स रखे हुए हैं, ये इसने यहाँ से बेच दिए और ये रास्ते में है और इसको पता लगता है कि ये ना इंस्टॉलमेंट हो गया, कि अगर इसके पास गुड्स चले भी गए तो पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो ए के पास राइट है कि इसको कॉल करके या मैसेज करके कोई भी मैसेज दिलवा के इन गुड्स को वापस अपने पास मंगा सकता है, ट्रांजिट में स्टॉप कर सकता है और वो गुड्स को अपने पास वापस मंगा सकता है, चाहे उसकी पोजीशन उसके पास से चली गई। देखो यहाँ इसका बेसिकली डिफरेंस क्या है कि पहले वाले पॉइंट में आपको ये लोग ये बता रहे हैं कि जब पोजीशन सेलर के पास है तो उसके गुड्स वो उसी के हो गए। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि पोजीशन उसके पास से चली गई, मतलब गुड्स रास्ते में थे और पोजीशन उसके पास से चली गई, तो वो ये कह रहा है कि उसको पता लग जाता है कि वो इंस्टॉलमेंट हो गया है तो वो रास्ते में से उनको वापस मंगा सकता है। तो पहले और दूसरे में ये डिफरेंस है। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, परफेक्ट। अगला पॉइंट है, एन अनपेड सेलर हैज बीन एक्सप्रेसली गिवन द राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एज वेल एज द बायर पर्सनली व्हिच आर डिस्कस्ड एज अंडर। तो अनपेड सेलर के पास में आपके ये राइट्स और हैं जो कि उसको उन्होंने जो एक्ट ने इसको दी। सॉरी गाइस, ये स्लो हो गया, एक सेकंड। Right of an unpaid seller against the goods. The right of an unpaid seller against goods can be categorized under two headings. Where the property in goods has passed to the buyer, पहले जब उसके पास जा चुकी हैं, where the property in goods has not passed to the buyer. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेसिकली पोजेशन सेलर के पास से गया, पोजेशन अभी भी सेलर के पास है, यहाँ पे पोजेशन नहीं है और यहाँ पोजेशन अभी भी है। The unpaid seller has the following rights against the goods. Seller's lien, जो भी मैंने ऊपर आपको बताया, according to subsection 1, subject to the provisions of this act, unpaid seller के पास ये right होता है who is in the possession of them. ये कीवर्ड याद रखना, who is in the possession of them is entitled to retain possession of them until payment or tender of the price in the following cases, namely जब तक हो ना जाए, where the goods have been sold without any stipulation to credit, उधार में नहीं बेचे गए थे, but the goods have been sold on credit but the term of credit has expired. यहाँ पे बेसिकली है कि जब यहाँ कैश बेचे गए थे या उधार बेचे गए थे पर उधार का टर्म्स खत्म हो चुका है, और where the buyer becomes insolvent. अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो जाती है, ठीक है, इन केसेस के अंदर सेलर के पास लीन करने का राइट आ जाता है, मतलब वो गुड्स अपने पास कब्जा रख सकता है गुड्स का। किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, according to subsection 2, the seller may exercise his right of lien notwithstanding that he in possession of goods as agent or bailiff for the buyer. मतलब बेसिकली वो उस गुड्स को वो कब्जे में रख सकता है। अब बात करते हैं पार्ट डिलीवरी की।
Where an unpaid seller has made part delivery of the goods, he may exercise his right of lien on the remainder. मतलब जितने उसके पास पड़े हैं उनके ऊपर उनको वो कब्जा कर सकता है, जो गए उसके पास से वो उसके पास से चले गए. Unless such part delivery has been made under such circumstances as to show an agreement to waive the lien. मतलब अगर एग्रीमेंट के अंदर ही ऐसा है कि लीन वेव करनी पड़ेगी तो पार्ट डिलीवरी जो रिमाइंडर गुड्स के अंदर वो नहीं रख पाएगा, बट उनके अंदर ऐसा है कि नहीं पार्ट डिलीवरी करने का बाकियों को अपने पास रख सकता है, तो वो उसके बाद में गुड्स अपने पास रख लेगा और उनके ऊपर वो लीन एक्सरसाइज कर सकता है. टर्मिनेशन ऑफ लीन, अनपेड सेलर कब आपके राइट लूज करेगा लीन करने का? When he delivers the goods to a carrier or the bailey for the purpose of transmission to buyer without reserving the right of disposal of goods. मतलब अगर सेलर के पास में रिजर्व राइट ऑफ डिस्पोजल ऑफ गुड्स का अगर राइट नहीं है तो उस केस के अंदर अनपेड सेलर अपना लीन का जो राइट है वो खो देगा. Where the buyer or his agent lawfully obtains the possession of goods, तब भी वो खो देगा, और अगर सेलर वेव कर देता है अपना राइट तब भी वो खो देगा. तीनों में से किसी को कोई डाउट है? Anyone? Any doubt? या आगे बढ़ूं? नो सर, क्लियर है. ये आपका जो हमने ऊपर लॉ की लैंग्वेज पढ़ी है, ये आपका उसमें ये आपकी सिंपल लैंग्वेज के अंदर है. ठीक है, अगला पॉइंट पढ़ते हैं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, कि रास्ते में कब रोका जाएगा. सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट व्हेन द बायर ऑफ गुड्स बिकम्स इंसॉल्वेंट, जो कि मैंने ऊपर अभी बताया आपको. द अनपेड सेलर हु हैज पार्टेड विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स हैज द राइट ऑफ स्टॉपिंग देम इन ट्रांजिट. उसके बाद राइट आ जाता है कि वो उनको ट्रांजिट में ही रोक सकता है. दैट इज टू से ही मे रिज्यूम पोजेशन ऑफ द गुड्स एज लॉन्ग एज दे आर इन द कोर्स ऑफ द ट्रांजिट. जब तक वो रास्ते में है तब तक वो गुड्स अपने पास वापस मंगा सकता है. जैसे ही पोजीशन उसकी चली जाएगी तब वो वापस गुड्स नहीं मंगा सकता. ठीक है. ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट from the time when they are delivered to a carrier or the bailey for the purpose of transmission to the buyer until the buyer or his agent in that behalf takes delivery of them from such carrier or the bailey. मतलब जब तक रास्ते में है तब तक वो ट्रांजिट में माने जाएंगे. जैसे ही बायर का एजेंट या बायर उनकी डिलीवरी ले लेता है तो वो ट्रांजिट में फिर नहीं माने जाएंगे, तो फिर बायर की पोजीशन में माने जाएंगे. ठीक है. दूसरा पॉइंट है आपका, इफ द गुड्स आर रिजेक्टेड बाय द बायर एंड द कैरियर और द बेली कंटिन्यूज इन पोजेशन ऑफ देम, द ट्रांजिट इज नॉट डीम्ड टू बी एन एंड इवन इफ द सेलर हैज रिफ्यूज्ड टू रिसीव देम बैक. गुड्स रास्ते में थे, बायर के पास गए, बायर ने रिजेक्ट कर दिया, वापस से भेज दिया, तो तब भी वो ट्रांजिट में ही माने जाएंगे. आपको सेलर उनको फिर रिफ्यूज नहीं कर सकता एक्सेप्ट करना. When the goods are delivered to a ship chartered by the buyer, it is a question depending on the circumstances of the particular case, whether they are in the possession of the master as a carrier or as agent of the buyer. मतलब अगर आपके चार्टर्ड प्लेन है या चार्टर्ड शिप है आपका और वो बायर का है और उसने बायर ने उसमें गुड्स आपके चढ़वा दिए, तो ये केस टू केस डिपेंड करेगा कि वो शिप ओनर के माने जाएंगे या फिर वो रियल ओनर के माने जाएंगे. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. Where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder of the goods may be stopped in transit. जो कि आपको पहले मैंने बताया था कि अगर पार्ट वाले हो गए डिलीवरी तो रिमाइंडर वाले जो है वो आप स्टॉप कर सकते हैं. उसको आपको रोकने के लिए कोई नहीं रोक सकता. How stoppage in transit is effected? The unpaid seller may exercise his right of stoppage in transit either by taking actual possession of the goods or by giving notice of his claim to the carrier or other bailey in whose possession of the goods are. अब ये अपना स्टॉपेज का राइट कैसे एक्सरसाइज करेगा? या तो जाके एक्चुअल पोजेशन ले ले गुड्स की कि भाई मेरे हो गए, या फिर कैरियर को या बेली को, ठीक है, जिसकी भी पोजेशन में गुड्स हैं, उसको ये बता दे कि गुड्स मेरे ही हैं, वापस लेके आ जाओ. Such notice may be given either to the person in actual possession of the goods or to his principal. In the latter case, the notice to be effectual shall be given at such time and in such circumstances that the principal, by the exercise of a reasonable diligence,
may communicate to his servant or agent in time to prevent a delivery to the buyer. मोटा मोटी बात, बेली के पास है, कैरियर के पास अगर गुड्स हैं तो सेलर को विद इन टाइम, मतलब उतने टाइम के अंदर अंदर बताना पड़ेगा कि बायर के पास गुड्स डिलीवर मत करियो, मतलब ड्यू डिलीजेंस टाइम में बताना पड़ेगा कि उसके पास भी ये टाइम हो कि वो डिलीवर ना करे। बट अगर उसने टाइम पे नहीं बताया और से डिलीवर कर दिए, देन स्टॉपेज विल नॉट बी इफेक्टेड। किसी को कोई भी डाउट है इसके अंदर बता दो। नो सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है कि जब स्टॉपेज सेलर आपका लगवा देता है, ठीक है, जब सेलर आपका बोल दे कैरियर को या बेली को कि ये गुड्स डिलीवर नहीं करने हैं, देन इन दैट केस जो कैरियर जब बेली है अगर उसको रीडिलीवर करने हैं कुछ, तो सेलर जहां बताएगा वहां पे रीडिलीवर करेगा और एक्सपेंसेस जो कुछ भी होंगे वो सेलर बंद करेगा। सेकंड पॉइंट आपका ये बोलता है, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज 50, 51, 52 की ये आप लोग पढ़ लेना। अब यहां पढ़ते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन, ये इंपॉर्टेंट है, बिटवीन द राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। The essence of right of lien is to retain possession, whereas the right of stoppage in transit is right to regain possession. पहला पॉइंट है, आपने गुड्स पे कब्जा कर लिया, आपके पास ही थे, पोजीशन ले लिया, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट आप कब्जा करना चाह रहे हो इसलिए आपने उसको रोक दिया। सेलर शुड बी इन पोजीशन ऑफ गुड्स अंडर लीन व्हाइल इन स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सेलर के पास जरूरी नहीं है कि पोजीशन हो, या वो पार्ट कर चुका हो पोजीशन से, तो पार्टेड विद द पोजीशन, और पोजीशन शुड बी विद द कैरियर और बायर हैज नॉट एक्वायर्ड द पोजीशन। इस वाले केस के अंदर ये होता है, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट, but right of stoppage in transit can only be exercised when the buyer is insolvent. Right of stoppage in transit begins when the right of lien ends, क्योंकि right of lien के अंदर पोजीशन आपकी होनी चाहिए, तो जैसे पोजीशन आप लूज करोगे right of stoppage आपका चालू हो जाता है। पहले आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ये फुलफिल होगा। Right of lien comes to an end as soon as the goods go out of the possession of the seller, but the right of stopping in transit comes to an end as the goods are delivered to the buyer. सिंपल लैंग्वेज है, 5 पॉइंट्स है, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, आई विल टेक इट एज अ नो। अगला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय द बायर। The right of lien or stoppage in transit is not affected by the buyer selling or pledging the goods unless the seller has assented to it. This is based on the principle that a second buyer cannot stand in a better position than his seller. मतलब goods buyer के पास आके उसने मान लो बेच दिए, ठीक है, और सेलर ने राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज उसने एक्सरसाइज कर लिया, तो जो सेकंड बायर जो होगा उसका वो कभी भी रियल ओनर नहीं बनेगा। रियल ओनर इन दैट केस सेलर ही रहेगा, क्योंकि उसने ये अपना लीन का एक्सरसाइज, ये लीन का राइट या स्टॉपेज का राइट उसने एक्सरसाइज कर लिया। एनीवन, एनी डाउट? मोटा मोटी सब सेल या प्लेज बाय बायर विल नॉट बी इफेक्टेड if the right of lien or right of stoppage in transit is implied by the seller. ठीक है, unless seller आपका बोले तभी आप उसको जाके मानोगे, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। अगला पॉइंट है exceptions where unpaid sellers right of lien and stoppage in transit are defeated. Exceptions क्या है? जब seller के पास ये वाले राइट नहीं होंगे। When the seller has assented to the sale, mortgage or other disposition of the goods made by the buyer. Buyer ने कुछ भी ऐसा किया जो कि seller ने बोल दिया कि ठीक है, I am agreeing to it, तो ये नहीं माना जाएगा, फिर उसके बाद ये राइट खत्म हो जाएंगे। Second point, when a document of the title to goods has been transferred to the buyer and the buyer transfer the documents to a person who has bought the goods in good faith and for value, that is for price, and then provides a subsection 1 stipulates as follows. यहाँ पे कि डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आपके बायर के पास चले गए और बायर ने भी आगे उनको भेज दिया, ठीक है, और जो खरीदने वाला उसने भी गुड फेथ में आपके उसको खरीदा है। तो इसमें क्या होगा पॉइंट? The last mentioned transfer is by way of sale
राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट। आप लोगों को समझ में आ रहा है? सारे चुप हो या सर के ऊपर से जा रहा है? सर मुझे इसका ए पॉइंट समझ नहीं आया। सर ये कह रहा है when जब सेलर ने परमिशन दे दी, ठीक है, टू सेल मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ द गुड्स मेड बाय द बायर, मतलब बायर ने मान लो गुड्स के साथ कुछ भी किया, बायर ने गुड्स आगे सेल कर दिए, बायर ने गुड्स आगे कोलेटरल पे रख दिए, या फिर बायर ने गुड्स आगे खत्म कर दिए, और सेलर कहता है कि ठीक है मेरी साइड से ओके है, तब सेलर के पास में राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट डिफीट हो जाएगा, उसके पास वो राइट खत्म हो जाएगा। ओके सर। इसके अलावा समझ में आ रहा है या फिर आप लोगों के सर के ऊपर से जा रहा है? ये मैं तो पढ़ा के निकल जाऊंगा, वो समझ में नहीं आएगा तो फिर आप लोगों के लिए प्रॉब्लम है। नहीं सर, बता दो आप। ठीक है। When a document of title to the goods has been transferred to the buyer, ठीक है, टाइटल बायर का हो गया, and buyer transfers the document to a person who has bought the goods in good faith, मतलब second buyer, तब आपके ये वाले प्रोविजंस लगेंगे। If the last mentioned transfer is by way of sale, तो right of lien or stoppage in transit is defeated। अगर second buyer को पहले बायर ने बाय वे ऑफ सेल गुड्स बेच दी, व्हिच मींस पहला बायर उस केस के अंदर सेलर बन गया, ठीक है, जैसे ही वो सेलर बना, जो राइट वाले जो है सारे वो इसके पास आ जाएंगे और एक्चुअल सेलर के पास से वो राइट आपके खत्म हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर राइट ऑफ स्टॉपेज और राइट ऑफ लीन है वो आपका डिफीट हो जाएगा। दूसरा, इफ द लास्ट मेंशन ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ प्लेज, unpaid seller's right of lien or stoppage only be exercised subject to the rights of the pledgee। जिसने प्लेज दी है उसके राइट्स अगर बोलेंगे तभी वो जो जितने उसके राइट्स अलाउ कर रहे होंगे सेलर को, अनपेड सेलर को, उतने ही वो एक्सरसाइज कर पाएगा, उससे ज्यादा वो एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर है सर। परफेक्ट। However, the pledgee may be required by the unpaid seller to use in the first instance other goods or securities of the pledger available to him to satisfy his claims। मतलब बेसिकली प्लेजी के पास सारी चीजें होनी चाहिए जो कि अनपेड सेलर को सेटिस्फाई कर सके, वो कि उसने वो गुड फेथ के अंदर की। ठीक है। इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, अगर आप स्टॉपेज लगाते हो तो उसका इफेक्ट क्या होता है? The contract of sale is not rescinded when the seller exercises right of stoppage in the transit। The contract still remains in force and the buyer can ask for delivery of goods on payment of the price। buyer अगर पेमेंट कर दे तो भाई गुड्स तुम्हारे, अगर पेमेंट नहीं करोगे तो फिर गुड्स सेलर के। right of resale, the right of resale is a very valuable right given to an unpaid seller। in the absence of this right, unpaid seller के other rights against the goods, that is lien and stoppage in transit, would not have been of much use, because अगर गुड्स वापस अपने पास रख भी लेता या गुड्स मंगा भी लेता वापस, फिर उनका फिर करता क्या अगर वो रीसेल ही नहीं कर पाता? buyer is not capable of paying for the goods और वो आगे सेल नहीं कर सकता, तो अनपेड सेलर का कोई राइट प्रॉपर होता नहीं। इन दैट केस the unpaid seller can exercise the right to resell the goods under the following conditions। when the goods are of a perishable nature, खराब हो सकते हैं, वो बेच देगा। where he gives notice to the buyer of his intention to resell the goods, उसने बायर को बोल दिया कि भाई या तो तू इनको पेमेंट कर दे, नहीं तो मैं इसको बेच दूंगा, आगे बेच दूंगा, तो भी वो बेच सकता है। It may be noted that in such cases on the resale of the good, the seller is also entitled to recover the difference between the contract price and the resale price from the original buyer as damages। कि अगर मान लो 100 का बेचना था ओरिजिनल बायर को, बट क्योंकि अब आगे बेच रहा तो 80 का बेच रहा, तो 20 रुपए जाके ओरिजिनल बायर से वो रिकवर कर सकता है, उसके पास राइट है। एंड रिटेन द प्रॉफिट द रीसेल प्राइस इज हायर देन द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। 100 का था 80 में बेचा तो 20 इससे जाके ले लेगा, 100 का था 120 में बेचा तो 20 रुपए सेलर के ही हो गए आपके। ठीक है, अनपेड सेलर के हो गए, उसी का राइट है। किसी को कोई भी डाउट? No, sir. ठीक है, परफेक्ट। Where an unpaid seller who has exercised his right of lien or stoppage in transit resells the goods, the subsequent buyer acquires the good title thereof as against the original buyer। मतलब जब वो बेच देता है तो सब्सिक्वेंट जो बायर होगा, जो सेकंड बायर होगा आपका, वो जो ओरिजिनल बायर के पास जो राइट्स आते हैं वही सारे राइट्स आपके सब्सिक्वेंट बायर के पास भी हैं। A resale by the seller where a right of resale is expressly reserved in a contract of sale,
तो जहाँ पे वो एक्सप्रेसली रिजर्व्ड है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर, तो वहाँ पे वो बेच ही सकता है सेलर. एंड बायर इन दैट केस इफ मेक्स डिफरेंट पेमेंट ऑफ द प्राइस, तो सेलर वो गुड्स आपके बेच सकते हैं विदाउट इन्फॉर्मिंग द बायर. And the last point is, where the property in goods has not passed to the buyer, the unpaid seller has, in addition to his remedies, the right of withholding the delivery of the goods. Right is similar to lien and is called quasi lien. मतलब जब उसकी प्रॉपर्टी आपने पास ऑन नहीं किया टू द बायर, तो उसके पास ही रहेगी और उसका वो कब्जा कर ही सकता है, जो कि आपकी राइट ऑफ लीन के जैसे ही होता है. Anyone, any doubt? नो सर. ठीक है, तो आज मैं खत्म कर रहा हूँ. आज हम यहीं तक करेंगे, ये वाला हम करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट क्लास. ठीक है, ठीक है. तो सैटरडे को टेस्ट रख लें. नो सर, संडे को ही. सैटरडे क्लास है. नहीं सर, थोड़ा सा पढ़ना है अभी इसलिए. संडे का क्लास है. संडे को कोई क्लास नहीं है. ठीक है, तो अब मैं एक काम करता हूँ, संडे को 9:30 to 11 हम लोग 1.5 घंटे का टेस्ट रखते हैं. आपको क्वेश्चंस मैं व्हाट्सएप कर दूंगा बाय 9. लेट नहीं रख सकते? लेट रखना है? लेट कब रखना है? मतलब थोड़ा दिन में या शाम को. अच्छा, संडे वो रिलैक्सिंग टाइम है क्या कि लेट उठते हो आप लोग? हाँ सर, थोड़ा सा. तो फिर उस केस के अंदर ये करना पड़ेगा कि इफ इन केस अगर मैं कहीं बाहर चला जाऊं, तो आप लोग मेरे को व्हाट्सएप कर दोगे फिर अपने टेस्ट के जो भी आपके आंसर शीट्स हैं. तो संडे काम करते हैं, हम लोग रखते हैं संडे 12 to 1:30 चलेगा? हाँ सर. ठीक है, यस सर. तो 12 बजे मैं आपको क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप कर दूंगा. ठीक है, हैंड रिटन क्वेश्चन पेपर्स में आपको या फिर इस पे रिटर्न वर्ड पे रिटर्न क्वेश्चन पेपर में आपको व्हाट्सएप. ठीक है, ओके. सर वो क्लास जो आप कह रहे थे एक लगाओगे क्वेश्चंस के लिए? तो सर आप लोगों की कल क्लास है कोई? सिर्फ अकाउंट्स की है. कितने बजे? 6:30 से 8. शाम को? यस सर. हम लोग 11 से 12:30 क्लास रख सकते हैं. यस सर. एक्चुअली मैं कल बाहर जाऊंगा इसीलिए. सर फिर ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा. सर आप कल ही रख लो ना क्लास शाम की. शाम में हम टाइड अप. 12 12:30 से पहले रखना पड़ेगा. 9:30 की रख लो. सर सैटरडे नहीं रख सकते? सैटरडे मना कर रहे हैं. नहीं, सैटरडे को रख लो. सैटरडे सैटरडे अकाउंट्स की क्लास कब है, या किसी क्लास नहीं सैटरडे? सैटरडे अकाउंट्स की शाम को लगेगी. तो 12 to 1:30 सैटरडे रख ले क्लास. हाँ सर. ठीक है, तो अगली क्लास सैटरडे 12 to 1:30. सर सैटरडे को मैथ्स की होती है? मैं पूछ रहा तो आपने बताया नहीं. मैथ्स की कब होती है? 11:30 से 1:30. मैं मैसेज करता हूँ आप लोगों को. 11:30 से 1:30 होती है ना मैथ्स की क्लास आपकी. ठीक है सर. मैं मैसेज करता हूँ. ठीक है, आप लोग शाम को आ सकते हो क्लास में 7 बजे के आसपास. हाँ सर. 7 बजे से 7 से 8:30 या 8 से 9:30. हाँ सर. यस सर, रख लो. ठीक है, मैं मैसेज करता हूँ फिर आपको. अगली क्लास सैटरडे को रखते हैं और इसी टाइम के आसपास. ठीक है, ठीक है सर. बाय ठीक है. सर. ओके, बाय बाय.